टू एवरीवन बच्चा, पहले तो भाई साहब सारे बच्चे वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट। भाई अब हम लोगों ने पहले तो बेटा सारे बच्चों ने एक कहानी समझ लेनी है। अभी सर फाउंडेशन का रिजल्ट आया नहीं, पता नहीं हम लोगों ने पास होना है नहीं होना, मतलब बहुत सारे सवाल दिमाग में घूम रहे होंगे। बट भाई क्लासेस शुरू करना सेंसिबल रहता है, याद रखिएगा। क्लासेस स्टार्ट करना हमेशा सेंसिबल रहता है। वी शुड नॉट वेस्ट 1 मंथ, याद रखिएगा। अपना 1 महीना पूरा बर्बाद करना सेंसिबल नहीं होता। तो भाई साहब इसीलिए मैं क्या करता हूं कि पहले ही क्लासेस स्टार्ट कर देना बढ़िया रहता है, राइट। इसको टाइम को यूटिलाइज करें। चलो, वैसे बच्चा जब मैंने एक लास्ट सेशन लिया था, आई होप सबने लगाया होगा, मैंने थोड़ा सा आपको अकाउंट्स का पेपर के बारे में बता दिया था कि 100 मार्क्स का अकाउंट्स का पेपर होता है। एक ओवरव्यू दे देता हूं, जिन्होंने नहीं लगाया था उनको थोड़ा पता लग जाएगा भाई कि अकाउंट्स का पेपर अपना 100 नंबर का होता है। सब्जेक्टिव पेपर है अकाउंट्स हमारा बेटा ग्रुप 1 का। हम अभी खाली ग्रुप 1 के अकाउंट्स की डिस्कशन कर रहे हैं। विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट ग्रुप 1 अकाउंट्स, याद रखिएगा। ग्रुप 1 अकाउंट्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसा मैंने आपको थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू मैं पहले भी दे चुका हूं, फिर भी एक बार आपको दोबारा से दे रहा हूं बेटा। अकाउंट्स के सिलेबस का एक ओवरव्यू आपको देने जा रहा हूं, सारे बच्चे बस करके देख लेना। भाई साहब अकाउंट्स के सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि आपको अराउंड 20 से 25 नंबर आते हैं। हमारे सिलेबस में कुल मिला के ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं AS1, AS2, AS3, AS10, AS11। दोस्तों अभी मैं सिर्फ ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट ग्रुप 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और भी है बट अभी ग्रुप 1 में सिर्फ ये 8 है, राइट। पहला कंपलसरी क्वेश्चन आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आप लोगों को, जो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, आपको वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चंस आएंगे, 5 नंबर ईच के। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द बेस फॉर्मेशन ऑफ द पेपर। ये बात दिमाग में रखिएगा। सेकेंड आपके पास होता है कंपनी अकाउंट्स, जो कि 30 मार्क्स का पेपर कवर करता है। और कंपनी अकाउंट्स का सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं मैंने आपको बताए थे उस दिन। जैसे आपके पास हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, managerial remuneration, profit and loss prior to incorporation, bonus issue, right issue, preference shares, debentures। ये पोर्शन हमारा अप्रोक्सीमेटली 30 नंबर का पेपर कवर कर जाता है, ठीक है। ये समझ जाएंगे सारे बच्चे। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस। याद रखना ये टॉपिक्स बहुत इजी होते हैं, इसलिए मैं इनको पिम टॉपिक बोलता हूँ। पिम इज प्यार, इश्क और मोहब्बत टॉपिक, बिकॉज ये अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 नंबर का पेपर कवर करते हैं। छोटे टॉपिक्स हैं, याद रखना बेटा, बट बहुत ही स्कोरिंग है। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। अगर आप देखोगे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट में ना, तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, ये देखो, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये बेसिकली चैप्टर भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। याद रखना, बड़ी मजेदार चीज है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है और चैप्टर भी हमारे सिलेबस का है। अच्छा, बाकी इंश्योरेंस क्लेम बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हायर परचेज, मतलब जैसे आजकल लोग करते हैं ना, किश्तों में गाड़ी ले ली, उसके ऊपर चैप्टर है, कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है, करेंगे। फिर एक इसके पास बहुत अच्छी चीजें हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमारे पास दूसरा प्यार है, दैट मीन्स 20 से 25 नंबर का हमारा सिलेबस ये भी कवर करता है, ठीक है। तो हमारे अकाउंट्स को एक बार आखिरी बार बता रहा हूँ बेटा, वैसे मैं ये सारा पिछले पिछले लेक्चर्स देखे आप लोगों ने, जो मैंने एक सेशन लिया था, ठीक है। तो सारे बच्चों ने याद रखना बेटा, 4 हिस्सों में डिवाइड करा। पहला क्या था हमारे पास, नंबर 1 दैट वाज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो हमारा कंपलसरी क्वेश्चन आना ही आना है। नंबर 2 क्या था, कंपनी अकाउंट्स। नंबर 3 हो गया हमारा प्यार इश्क मोहब्बत, दैट मीन्स हमारा स्पेशल ट्रांजेक्शंस। नंबर 4 हो गया हमारा स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब हम लोगों ने किस पैटर्न से पढ़ना है ये भी समझ लेते हैं, और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। बेटा पेपर का पैटर्न तो बहुत सिंपल है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। पेपर स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी आता है, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और वो पहला क्वेश्चन आपको करना ही पड़ता है, तो ये सब छोड़ सकते नहीं हो। दूसरा आपके पास क्या होता है पेपर पैटर्न में, कि आपके पास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स करके आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, जिनके सब पार्ट्स भी होते हैं ऑब्वियसली।
हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स, और याद रखना इसमें सब पार्ट्स भी होते हैं, तो बच्चे चाहे तो नोट कर लें भाई। अच्छा, जो ऑनलाइन देख रहे हो भाई, एक बार देख लेना कि आवाज वगैरह प्रॉपर क्लियर आ रही है ना सारे बच्चों को, कोई आवाज में दिक्कत तो नहीं है। आई थिंक द वॉइस वॉल्यूम एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, तो बच्चे बड़ा इस चीज में दिमाग में रखना कि भाई सब पार्ट्स भी होते हैं, सब पार्ट्स हमारे पास यहाँ पर सारे के सारे चलेंगे। और इसमें क्या होता है भाई, कभी कभार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उनको ज्यादा जोश चढ़ता है, तो एक आखिरी क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपके पास एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन डाल देते हैं। वैसे तो वो कोशिश करते हैं कि सारा सिलेबस कवर कर दें। अच्छा, अब बच्चों के मन में ना एक पेपर में एक दिमाग में होता है, सर क्या छोड़े और क्या करें। ठीक है, पहली बात, कुछ नहीं छोड़ना, ये बात याद रखना भाई, ये बात दिमाग में रख लेना। क्यों? हम लोगों ने जब अकाउंट्स करना है ना दोस्त, तो अपने को इसी ऑर्डर में मैं आपको अकाउंट्स कराऊंगा। दिख रहे ऑर्डर, मेरी किताब का ऑर्डर है बच्चा, मैंने अपनी किताब को इसी ऑर्डर में तैयार करा है जिस ऑर्डर में मैं पढ़ाऊंगा। मेरा पहला चैप्टर क्या होगा? सिंगल एंट्री। सर आप ऐसा क्यों करते हो बेटा? ईच चैप्टर हैज अ लिंक विद अदर चैप्टर। मैं सिंगल एंट्री, जिसको हम लोग कहते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, आपको याद होगा दोस्तों, अभी मैंने एक आपको टॉपिक बताया अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। ये वही टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक हम लोग यही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक आने वाले 3 टॉपिक का बेस फॉर्म करता है। मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चों को ना एक पैटर्न में पढ़ाता हूँ। पैटर्न में पढ़ाने का मुद्दा क्या है बेटा, अगर तुम इस पैटर्न के साथ चलोगे ना, जैसे सपोज कर लो करारे को, तो कोई भी चैप्टर पहले स्टार्ट कर दो। बट सिंगल एंट्री करने का बेनिफिट क्या होता है? सिंगल एंट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, सिंगल एंट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें जो तुम्हें डिपार्टमेंटल पे काम आएंगी। सिंगल एंट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी इंश्योरेंस क्लेम में काम आ जाए। सिंगल एंट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हम सीखेंगे जो तुम्हारे वहां पर अल्टीमेटली हायर परचेज में काम आते हैं। राइट, तो ये सारे लिंक्ड हैं, ये सारे लिंक्ड है, याद रखिएगा। तो ये सारे चैप्टर्स हम इसी ऑर्डर में करेंगे। और दोस्तों ये मेरी किताब का ही इंडेक्स है, 10 चैप्टर हमने करने हैं। वॉल्यूम 1 आपको किताब का जब मिलेगा, वो वॉल्यूम 1 होगा जिसमें आपको 10 चैप्टर कवर किए जाएंगे। राइट, जब हम ये 10 टॉपिक कवर अप कर लेंगे, उसके बाद हम लोगों ने आना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, जो कि हमारी किताब का वॉल्यूम 2। बेटा सारे बच्चों को थोड़ा पैटर्न समझ में आ गया, हाउ वी विल स्टडी अकाउंट्स। राइट, तो ये पैटर्न दिमाग में रखिएगा दोस्तों, हम लोगों ने ये सारी चीजें जो हैं इसी ऑर्डर में लेके चलनी है। राइट, ओके, तो ये हम थोड़ा सा लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज सीधा हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे भाई, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम। कॉपीज निकालो दोस्तों, और अपना नोट करने का वक्त आ गया है। तो सारे बच्चे बेटा मुद्दे पे आ जाओ सीधा, क्योंकि हम लोग ये जितनी भी कहानी है सब हम पहले पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था व्हाट टू डू आफ्टर सीए फाउंडेशन। आज का हमारा मुद्दा है सिर्फ पढ़ाई, और हम लोगों ने सिर्फ अपनी पढ़ाई जो है बच्चा को शुरू कर लेनी है। और बच्चे बेटा हेडिंग लिख लो, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब देखो दोस्त, हम लोगों ने इसको जो पढ़ना शुरू करना है, पहले से बता देता हूं आप लोगों के लिए। जब आप पढ़ना शुरू करोगे दोस्तों, रैंक 1 आपने देना है मेरे क्लास नोट्स को, क्योंकि जो मैं क्लास में नोट्स लिख पाऊंगा, मेक श्योर ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज कॉपिंग डाउन द नोट्स वेरी प्रॉपरली। एज आई टोल्ड यू, रैंक 2 आपके पास आएगा दोस्तों, जो मैं आपको बुक प्रोवाइड करूंगा, जो मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि जो मेरा स्टडी मटेरियल है दैट विल बी कवरिंग अप योर मेजॉरिटी आईसीआई क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, रैंक 3 हम देंगे बच्चा, जो हमने लाइक वहां पर इसके आरटीपीस और हमने इसके पीवाईपीस करने हैं। ये भी मैं आपको क्लास में चैप्टर वाइज ही करा दूंगा, ये बातें याद रखिएगा, ये मैं आपको क्लास में चैप्टर वाइज ही करा दूंगा। तो इसके लिए हम लोग वेट थोड़ी करेंगे कि हम लोगों ने इसको बाद में करना है, नहीं, मैं आपको हर चैप्टर के पीवाईपी समझते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, आरटीपी समझते हो सारे, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, तो मैंने ये क्लास में ही कराते जाने हैं। ठीक है, और जैसे ही ये खत्म होगा, एज यू नो द रूल्स, आप लोग मेरे से फाउंडेशन भी पढ़े हो, यू नो द रूल्स बच्चा, हमारा साथ में क्या होगा? टेस्ट। ठीक है, टेस्ट एंड डिस्कशन रहेगा आफ्टर द एवरी चैप्टर। So this will be the pattern you have to follow, right?
और अगर आप ये सारा पैटर्न फॉलो करते हो भाई, तो मैं आपको गारंटी करता हूं, अगर आप मेरे तरीके से चलोगे दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी करता हूं 60+ इन अकाउंट्स। आई गारंटी यू भाई, 60+ इन अकाउंट्स बहुत आराम से आएंगे इफ यू फॉलो माई पर्टिकुलर पैटर्न, राइट। चलिए तो दोस्तों, हम लोगों ने पहले डिस्कस करना है सिंगल एंट्री सिस्टम है क्या। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा पढ़ाई पे। एक चैप्टर का पहले ओवरव्यू लेते हैं कि सर चैप्टर की कहानी क्या है। देखो दोस्त, सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो बच्चे इसको साथ साथ नोट कर लो कि चैप्टर में हमने करना क्या क्या है। नंबर 1 हम लोगों ने क्या करना है भाई, डेफिनेशन और सिंगल एंट्री के फीचर। सर थ्योरी करनी है, यस मेरे बच्चा थ्योरी भी करनी है। तो सारे बच्चे याद रखना दोस्तों, पहला हमारा काम क्या है, हमने डेफिनेशन करनी है सिंगल एंट्री सिस्टम की, उसके फीचर्स करने हैं। फिर हम सीखेंगे थ्योरी में इसका टाइप्स क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम का, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं। तो पहले ये 2 टॉपिक जो हैं आपके थ्योरी बेस्ड रहे, याद रखना। मैं इसके आगे लिख रहा हूं, बच्चे साथ साथ इसको नोट कर लें। टी, टी मींस ये थ्योरी का टॉपिक है, और ये भी टी आपका मतलब हो गया थ्योरी का टॉपिक है। पहले हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, फिर हम आएंगे फीचर्स पे, फिर हम आएंगे टाइप्स पे। फिर पॉइंट नंबर 3 बच्चा आपके पास क्या है, हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेशन करना सीखेंगे अलग अलग मेथड से। सर जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है वो आपके पास क्या होगा, पी, पी मतलब प्रैक्टिकल। तो सारे बच्चे याद रखना, अगर मैं टी लिख रहा हूं, टी का मतलब हो गया थ्योरी, और आपके पास पी का मतलब हो गया दोस्तों प्रैक्टिकल। तो सारे बच्चे इस चीज को अच्छे से नोट करते जाओ। फिर हमने एक और थ्योरी टॉपिक करना है विच इज अ वेरी रिलेवेंट टॉपिक, जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट का कंपैरिजन। सर ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बच्चा, ये थोड़ा चैप्टर का एक फ्लो चार्ट आपको दे दिया इनिशियली पहले कि हमने चैप्टर में कवर क्या क्या करना है। फिर हमारे पास किस तरीके से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ये भी आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है। वो टेक्निक हमने सीखनी है, टेक्निक मतलब उस मेथड को हमने सीखना है, ये बात याद रखिएगा। तो आपके पास इस चैप्टर में 5 चीजें रहेंगी, एक बार आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, सिंगल एंट्री, उसके फीचर्स, उसके टाइप्स, उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन का तरीका, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, और उसके बाद हम लोग किस टेक्निक से सारी किताबें इसमें बनाते हैं। तो सारे बच्चों को बता देता हूं, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम लोगों को 5 चीजें फॉलो करनी होती हैं। पहली बात, सिंगल एंट्री सिस्टम एक इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है बच्चा, उसको हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करके फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। सर क्या मतलब, मैं आपको अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हमने क्या क्या करना है, मैं आपको सारी चीजें एक बार डिटेल में फिर बताता हूं। बच्चा हम लोगों ने करना क्या है, हमारा जो चैप्टर है सिंगल एंट्री, इसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आपको पता है बच्चा, मैंने बता दिया क्या नाम है चैप्टर का, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट को हमने कंप्लीट कैसे करना है, मतलब डबल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करना है। डबल एंट्री पता सारे बच्चों को, हम 11 से करते आ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री में हमने इसको कैसे कन्वर्ट करना है, क्या अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करना है, ट्रायल बैलेंस उसके बाद बनाना है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लास्ट में कैसे सारी तैयार होती, यही चीज हमने इसमें सीखी। तो ये थोड़ा एक चैप्टर का समरी आ गया, जो आपको कल को जब आप रिवीजन करोगे तो आप काफी काम आएगा चैप्टर में क्या 5 मेन चीज। ओके भाई, ये नोट हो गया सबका। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, सिंगल एंट्री बेसिकली है क्या। ठीक है, पहले बच्चों को थोड़ा मीनिंग समझाया जाए कि सर व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, थ्योरी पार्ट इसका हम जो पहले समझेंगे। चल वी स्टार्ट गाइस, कोई नोट तो नहीं कर रहा है इसको, आई होप नोबडी इज नोटिंग इट डाउन। बेटा कोई ऑनलाइन में नोट कर रहा होगा तो प्लीज बता देना। चलिए भाई,
सबसे पहले बच्चा आपके पास आएगा, हेडिंग लिखेंगे सारे, सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हेडिंग लिख लो दोस्तों, सिंगल एंट्री सिस्टम या इसका दूसरा नाम है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सिंगल एंट्री सिस्टम या इसका दूसरा नाम है दोस्तों अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब आपके पास इसका मतलब क्या होता है, देखिए आपको थोड़ा नाम से पता लगेगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल लीजिए बेटा, मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा सब्जी वाला है, जैसे सपोज कर लो बाजार में जो बेचारा जो क्या कर रहा है अभी, वेजिटेबल वेंडर, ठीक है, आप उसको क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो अपना सामान बेचेगा दिन की 200 रुपए की मान लो सब्जी बेचकर, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई साहब एक काम कर, जर्नल बना, लेजर बना, ट्रायल बना, सीए रख ले भाई, तू तेरा टैक्स ऑडिट है, क्या आप ये सब एक्सपेक्ट करोगे उससे? नहीं। क्या वो ये सब करेगा? नहीं करेगा बच्चा, वो ये सब काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो अकाउंट्स होंगे ना वो सिर्फ एक रफ फॉर्म में बनाता है, इसीलिए उसके अकाउंट्स को हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते। क्या बोलते हैं? मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, घर पे आप लोगों ने देखा होगा, आपकी माता श्री पूज्य माता जी घर के सारे खर्चों का हिसाब रखती हैं। आप क्या सोच रहे हो बेटा, मम्मी जो है वो हाउस वाइफ है, घर पे काम नहीं करती बेटा, पापा से ज्यादा काम करती मम्मी, याद रखना। सारे घर के खर्चों का हिसाब, महीने के महीने पापा ने खर्चे दिए, कितना हिसाब रखा। आप क्या समझ रहे हो आपकी मम्मी चार्टर्ड अकाउंटेंट है? नहीं। क्या वो जर्नल बना रही हैं? नहीं। क्या वो लेजर बना रही है? आप घर जाके, नहीं मम्मी हम तो सीए बन रहे हैं बेटा, हम तो आपको सिखा देंगे, लाओ हम आपको बताते हैं, हम खर्चों के 2 किलो आलू का जर्नल अकाउंट खोल लिया बेटा, लेजर अकाउंट। तो आप ऐसे करोगे? नहीं। वो क्या करते हैं, वो रफ में एक अकाउंट सा बनाते हैं। आप देखोगे कभी छोटे पेरेंट्स ना क्या करते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं, इतने पैसे आए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इतने पैसे पापा ने दिए आपके उनको, इतने पैसे मम्मी ने स्पेंड करे, इतना हमारी लास्ट में सेविंग्स है, बात खत्म। तो ये सारी चीजें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होती। होता क्या है, हम जब लार्ज बिजनेस हाउस होल्ड्स की बात करते हैं, तो जो लार्ज बिजनेस हाउस होल्ड्स हैं वो आपके बड़े बड़े अकाउंट्स के फॉर्मेट्स वगैरह सब तैयार कर लेते हैं। और जो छोटे छोटे ऐसे राशन की दुकानें हैं, या मान लो एक छोटी सी पान की दुकान है, या मान लो एक छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, दे आर गोइंग टू कीप अकाउंटेंट्स, दे आर गोइंग टू मेंटेन बिग अकाउंट्स? नो। And their accounts are also very important because their contribution to nation is more than the big firms। आपको मालूम है, क्योंकि अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें, आपके दिमाग में सवाल उठेगा सर छोटी इतने छोटे लोगों के अकाउंट्स की जरूरत क्या है? भाई साहब, जो बड़ी कंपनीज हैं अगर आप देखोगे वो गिनती की हैं, और छोटे तो अनलिमिटेड है। हमारी कंट्री की मेजर इकोनॉमी जो है मिडिल क्लास से बनती है, मेजर कंट्रीब्यूशन टैक्स का मिडिल क्लास पे करता है, अमीर लोग नहीं पे कर रहे हैं, मिडिल क्लास बंदे पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो इसीलिए इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सिंगल एंट्री सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिकली क्या होता है, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर दोज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स व्हिच एट प्रेजेंट आर नॉट कंप्लीट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, कि इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ये वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं जो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे कंप्लीट नहीं होते, ये बेसिकली इनकम्प्लीट रहते हैं। ये सारे बच्चे याद रखिएगा, दीज आर ऑलवेज केप्ट एज एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये कंप्लीट नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये हमेशा इनकम्प्लीट रहते हैं, इसको हम लोग कंप्लीट नहीं करते। अच्छा, अब बच्चों के मन में सवाल उठेगा सर कंप्लीट नहीं करते मतलब, मैं छोटा सा आपको अभी एग्जांपल देता हूं। ये नोट हो गया बेटा सबका? अच्छा, अपने पेन चालू रखना बेटा, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल, सपोज एक जग्गू भैया है। अब ये जग्गू भैया साहब क्या करेंगे, जग्गू भैया छोटे से दुकानदार है, मान लो इनकी छोटी सी दुकान है जग्गू भैया की। ये क्या करेंगे, छोटा सा रसीद बनाया, पेमेंट्स बनाया, और लास्ट में देखा भाई ये कैश का बैलेंस है, ये मेरा आंसर है, बस बात खत्म। अब ये क्या प्रॉपर डबल एंट्री प्रिंसिपल फॉलो करेगा? नहीं। आप क्या सोच के बैठे हो, ये सारे अकाउंट्स बनाएगा क्या? ये फाइनल अकाउंट्स बनाने बैठेगा, ट्रेडिंग पीएल सब बनाएगा, बैलेंस शीट बना रहा है? नहीं बनाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे दुकानदार जो होते हैं इनको सिर्फ अपना देखना होता है, इतना पैसा आया इतना पैसा गया, बात खत्म।
बेटा ये तो इतना कॉम्प्लिकेशन अकाउंट्स हमने आज कर लिए। अगर आप अपनी कभी ग्रैंडफादर के जमाने में चले जाओ, आपने नोटिस करा होगा एक रेड कलर की बही खाता बुक होती थी। बही खाता बुक देखी, लाल रंग की बुक देखी कभी आप लोगों ने? मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ बड़ा, लाल रंग की बुक का बही खाता किताब कैसी होती थी, देखना जरा ध्यान से। मैं आपको बही खाता की एक फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सब सिंगल एंट्री में बनता होता था उस टाइम पे। ये तो हम लोग ये ऐसे होते थे बड़ा सुंदर से, ये तो चलो दूसरी आंटी सी आ गई, ये एग्जैक्टली बही खाता, ये दिस इज एक्चुअली बही खाता। ये लाल रंग की किताबें बनती होती थी भाई साहब, यही आपका बही खाता होता था। और ये सारा का सारा उस टाइम में प्रोसेस आपका, मतलब क्या मैं इसमें जर्नल लेजर डालूंगा? क्या मैं इसके अंदर फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा? नहीं, पुराने जमाने में दोस्त हर चीज सिंगल एंट्री बेस ही होती। ये तो हमने अकाउंट्स को अब जाकर इतना कॉम्प्लिकेट, हमने एक सिस्टमैटिक, कॉम्प्लिकेट तो नहीं कह सकते, सिस्टमैटिक वे में बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो पहले सब यही काम चलता होता। तो बेटा ये क्या है? ये सारा कुछ नहीं, सिंगल एंट्री सिस्टम। दिस इज ऑल सिंगल एंट्री सिस्टम। ये सारे बच्चे याद रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक जग्गू छोटा दुकानदार है, ठीक है, अब अगर मान लो छोटी सी दुकान मेंटेन करता है, वो क्या करेगा? सिंगल एंट्री सिस्टम, राइट? तो ये सारे बच्चे याद रखना। और अगर आपके दिमाग में ये आएगा कि सर हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में बच्चे के दिमाग में आता है सर सिंगल एंट्री का इतना क्या चैप्टर डाल दिया इन लोगों ने। और आपको एक बात और बताता हूँ दोस्त, इस चैप्टर की वेटेज, जो मेजर बात तो करनी हम भूल गए, चैप्टर की वेटेज कितनी है? 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। बच्चा बोलेगा सर कितने मार्क्स का? यस मेरे दोस्त, 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्त। कभी कभार उनका प्यार ज्यादा हुआ तो 20 नंबर का डाल देते हैं, 10 से 15 नंबर का कंफर्म है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, स्किप करने का चांस ही कुछ नहीं है, राइट? तो ये बात दिमाग में रखो। और ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग, तो सारे बस थोड़ा बच्चे समझ गए बेटा सिंगल एंट्री का मतलब क्या है। भाई साहब जो बच्चे ऑनलाइन में क्लास देख रहे हो, अगर आपको सिंगल एंट्री का मीनिंग समझ में आ गया है कि कहानी क्या है, तो अपनी स्माइल्स भेज दो। बेटा आप लोग सारे बच्चों को समझ में आ गया सिंगल एंट्री का मीनिंग क्या है? एग्रीड? चलिए ये बच्चे तब तक अपनी स्माइल्स भेज देते हैं। हमने क्या करा था? सिंगल एंट्री का मीनिंग, फिर हम क्या करेंगे? इसके फीचर्स। तो बच्चे हेडिंग लिखेंगे फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सारे बच्चे बेटा हम लोग क्या हेडिंग लिखने वाले हैं? फीचर्स क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम के। जल्दी से दोस्तों हेडिंग लिख लो, सिंगल एंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं। हेडिंग लिखिए। देखिए बेटा पहला, इट इज एन इनएक्यूरेट, unscientific and unsystematic method of recording. It is an inaccurate, unscientific and unsystematic method of recording business transaction. अब आप देखोगे सब कहानी बीच में डाल दी। एक तो inaccurate वर्ड डाल दिया, एक डाल दिया unscientific, एक आ गया unsystematic। अब देखो ये सारे वर्ड्स इस पर्टिकुलर मेथड के साथ जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको बोलूं ये मेथड एक्यूरेट है, नहीं, नंबर वन एक्यूरेट नहीं है। क्यों? अगर तुम बोलोगे कि तुम हर बार सही प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो, नहीं। अनसाइंटिफिक मतलब क्या ये मेथड को हम लोग साइंटिफिकली प्रूफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। याद रखिएगा। क्या ये मेथड सिस्टमैटिक है? नहीं। जैसे मैंने आपको बही खाता वाला सिस्टम दिखाया यार, तो जो मर्जी जैसे मर्जी अकाउंट्स बनाई जाते थे। अच्छा आप लोगों को शायद पता होगा बही खाते में जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते थे ना, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उसको बोलते थे लंडा लैंग्वेज। पता आपको? उसके ना अकाउंट्स भी उल्टे बनते होते थे। अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो वो सब सिंगल एंट्री उस जमाने में चलता था। और आज भी ये सिस्टम हमारे बीच में है। ये चैप्टर हमारे सिलेबस से क्यों नहीं उड़ता? इसलिए नहीं उड़ता क्योंकि आज भी बहुत सारे मिडिल क्लास जो दुकानदार हैं वो आज भी ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। हमारी कंट्री का मेजर जो टैक्स पेइंग पार्ट है वो मिडिल क्लास ही है दोस्तों। मतलब मेरे जैसा, आप लोग के जैसा नहीं, आप लोग तो बेटा बड़े आदमी लोग हो, ठीक है, मेरे जैसा कह लो। तो हम लोग सब कौन है बेटा? मिडिल क्लास। जैसे आईसीएम एक मिडिल क्लास बेचारा गरीब सेंटर है, तो सारे बच्चे याद रखेंगे। तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं बेटा? आईसीएम क्या फॉलो करता है? इनएक्यूरेट, अनसाइंटिफिक और अनसिस्टमैटिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। हमने क्या करना है? सारा दिन बैठना है यहाँ पर, 2-4 बच्चे आएंगे, पढ़ाना उनको, गरीब लोगों को ऐसे पढ़ा, 2-4 बच्चों से कितनी फीस लगी? 500 रुपये आ गए बस, ठीक है। घर गए और घर जाके दाल रोटी खाए, सुकून की नींद चली। बस ये बड़ा मिडिल क्लास लोग का यही टेंशन होता है। अमीर लोगों के चोचले अपने होते हैं। चलो आगे देखें बेटा, हम पॉइंट पे डिस्कस करें और ऐसी बातों पे थोड़ा ध्यान कम दे।
तो हम यहाँ पर आते हैं, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, फटाफट से अगले पॉइंट पर है, इसके पहले हालात खराब हो जाए। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द नेचर ऑफ रिकॉर्ड्स। याद रखना भाई, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द नेचर ऑफ रिकॉर्ड्स, summary information maintained, the extent of records available depends upon the requirements, convenience, etc. Requirements, convenience, etc. in each firm. In each firm. भाई साहब सारे बच्चे ना जरा अच्छे से मेरी बात समझो। यहां पर जो तुम अकाउंट्स बनाते हो ना, उसमें पहली बात कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। मतलब मान लो एक दुकानदार है ए, फॉर एग्जाम्पल एक दुकानदार है ए, वो अपने तरीके से बना रहा है भाई अकाउंट्स। एक दुकानदार है बी, वो अपने तरीके से बना रहा है। एक दुकानदार है भाई साहब सी, वो अपने तरीके से अकाउंट्स बनाने में लगा हुआ है। मतलब कहते हैं ना, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, तुम एक पर्टिकुलर मेथड थोड़ी फॉलो कर रहे हो। और एक बात याद रखिएगा, ये हमेशा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अकाउंट्स के सिस्टम को चेंज करते रहते हैं। अब सिंगल एंट्री का यही फंड है, हर बंदा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अकाउंट्स बनाने में लगा रहता है। ये बातें दिमाग में रखिएगा बेटा। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया सारे बच्चों को? ठीक है, तो हर बंदा अकाउंट्स कैसे बना रहा है बेटा? अपने कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट सी पॉइंट, जनरली देयर इज नो अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स। ये बहुत बड़ी दुविधा का काम है बता आपको। सिंगल एंट्री में हम क्या करते हैं, हम खर्चे और इनकम ही देखते रहते हैं। आप नोटिस करो, आप लोग घर पे नहीं करते, जैसे कभी मदर को देखा होगा, मैंने इतने खर्चे करे और मेरे को फादर साहब ने इतने पैसे दिए, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, वो खाली खर्चे और इनकम ही देखते रहते हैं। तो किस पे फोकस कर रहे हैं वो ज्यादा फोकस उनका नॉमिनल पे होता है। एक छोटा दुकानदार भी ले लो आप बेटा, अगर आप छोटा दुकानदार भी देखोगे तो छोटा दुकानदार भी यही कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है, मेरे खर्चे कितने, मेरी इनकम कितनी, मेरे खर्चे कितने, मेरी इनकम कितनी, बात खत्म हो गई। तो उनका फोकस 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 सिर्फ नॉमिनल अकाउंट रहता है, याद रखिएगा। उनका फोकस क्या रहता है, नॉमिनल, नॉमिनल और नॉमिनल अकाउंट। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत बार रियल और पर्सनल अकाउंट्स को इग्नोर कर देते हैं। पहली बात तो बात बताता हूँ, जो हमारे बही खाता सिस्टम होता था ना उस जमाने में, उसमें रियल, नॉमिनल, पर्सनल की क्लासिफिकेशन ही नहीं होती थी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, रियल और पर्सनल को कई बार इग्नोर मार के खाली वो क्या कर रहे हैं, अपना नॉमिनल पे ही फोकस करी जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप आओगे बच्चा, एक और फीचर है इसका, कैश बुक समरी, ई पॉइंट है, मे नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ ओनर और पार्टनर्स। मेजर पार्ट गड़बड़। हम लोगों ने 11th में एक कॉन्सेप्ट सीखा था, याद है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या होता था भाई सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कौन बोलेगा? यस, बिजनेस एंड ओनर्स आर सेपरेट। अब बोलता है यहाँ पर घर का खर्चा भी साथ में लिखी जा रहे हैं। मान लो एक दुकानदार है बड़ा, चुन्नू भैया फॉर एग्जाम्पल, वो क्या कर रहा है, चुन्नू भैया की वाइफ ने कुछ खर्चा लिया, वो भी साथ में लिखी जा रहा है। चुन्नू भैया के बेटे ने खर्चा लिया, वो भी साथ में लिखी जा रहा है। दुकान के खर्चे भी साथ में लिखी जा रहा है। तो वो एक ही चीज में सारा कार्यक्रम पेश कर रहा है। मतलब वो याद रखिएगा, वो एक ही चीज में सारा कार्यक्रम लेकर बैठा हुआ भाई साहब। मतलब कोई उसका पक्का पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं बन रहा, ये बात याद रखना। ठीक है, और वो एक ही चीज में सारे खर्चे लिखी जा रहे हैं, तो ये चीज थोड़ी सी गलत है। तो ये थोड़ा सिस्टम जो है बोलता है भाई तेरा सिस्टम गलत है। तो सारे बच्चे याद रखिएगा, तो ये जो भाई साहब उसके अंदर सिस्टम लिख रहे हैं, वो सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाता है, थोड़ा सा गड़बड़। ये नहीं होना चाहिए। कहता है यार आप अपने पर्सनल और जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं ओनर्स की, पार्टनर्स, को सेपरेट रखो। यहां पर लोग ऐसा नहीं करते। अच्छा, फिर आप देखोगे प्रॉफिट अंडर दिस सिस्टम, बड़ा ही मेजर ड्रॉबैक है दोस्तों। प्रॉफिट अंडर दिस सिस्टम इज ओनली एन एस्टिमेट।
क्योंकि प्रॉफिट तो खाली तुक्के से निकल रहा है, एक अंदाजा ही है ना प्रॉफिट। याद रखना भाई, प्रॉफिट जो है इस सिस्टम में वो सिर्फ एक एस्टिमेट है। तो सारे बच्चे याद रखेंगे, प्रॉफिट अंडर दिस सिस्टम इज ओनली एन एस्टिमेट, हेंस ट्रू एंड करेक्ट प्रॉफिट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर आप बोलोगे कि मैं ट्रू और करेक्ट प्रॉफिट्स निकाल लूं, दोस्तों वो पॉसिबल नहीं है इस केस में। सारे बच्चे याद रखना, तो इसमें ट्रू और करेक्ट प्रॉफिट्स नहीं आता कभी भी। सिमिलरली, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन may not reflect the true and fair view due to lack of precise data। मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट तुमने बना लिया स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, ठीक है। आप मुझे सारे एक बात बताओ भाई, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो क्या होती है? सारे बच्चे समझ गए भाई? ठीक है, तो बैलेंस शीट जो है दोस्तों याद रखिएगा, वो आपका सही नहीं बनती। क्यों? तुम्हारे पास कोई एसेट की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन थोड़ी है, तुम्हारे पास लायबिलिटी की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन थोड़ी है। तो आप सोचो, इसमें इतने ज्यादा ड्रॉबैक्स है, इसके फीचर्स भी इसके ड्रॉबैक जैसे समझ में आते हैं। अगर आप देखोगे तो फीचर बेसिकली क्या लग रहे हैं, वो ड्रॉबैक ही तो लग रहे हैं सुनने में, ठीक है। तो फीचर्स बेसिकली सारे आपको देखने में भी ड्रॉबैक जैसे लगते हैं। तो सारे बच्चे इस चीज को याद रखना दोस्तों, कि आपके पास यहाँ पर एक तो प्रॉफिट सही तरीके से नहीं निकलता, दूसरा आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है बेटा, जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, वो बैलेंस शीट हमारी सही व्यू रिफ्लेक्ट नहीं करती, क्योंकि हमारे पास अच्छा प्रिसाइज डेटा ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं होता है, उस वजह से हमें दिक्कत आती है। अच्छा, आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर जब इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं तो बनाते क्यों हैं? मुद्दा वही है बेटा, अपनी कंट्री का मेजर टैक्स रेवेन्यूज पेइंग स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा? आईसीएम, मतलब मिडिल क्लास, ठीक है। याद रखिएगा, आईसीएम का फुल फॉर्म भी बेटा आई कैन बी मिडिल क्लास, ये बात याद रखना। तो बच्चे, सारे बच्चे याद रखेंगे, तो सारे बच्चे इस चीज को दिमाग में रखना बेटा, प्रिसाइज डेटा अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो हम लोगों ने, आप देखोगे पॉइंट नंबर 1 चैप्टर के ओवरव्यू का कवर कर लिया। क्या था हमारा? पढ़ो, सिंगल एंट्री की डेफिनेशन और उसके फीचर, हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया। अगला पॉइंट क्या था? टाइप्स। टाइप्स, अब सिंगल एंट्री के क्या करेंगे? टाइप्स। तो पहले एक काम करते हैं भाई, अगर तो फीचर्स क्लियर है तो यहाँ तो बच्चे मुझे ऐसे ही बता दें, और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हो, बड़ा ऑनलाइन में देख रहे हो, फटाफट से लिख दो फीचर्स के साथ स्माइल। फीचर्स के साथ दोस्तों स्माइल भेज दो जल्दी से। अच्छा, तब तक हम टाइप शुरू करते हैं, जब तक इनकी स्माइल आती। देखो, टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। सॉरी सॉरी भाई, सारे बच्चे भाई, टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है बेटा? सारे बच्चे फटाफट से लिखो पहली हेडिंग, इट इज कॉल्ड एज प्योर सिंगल एंट्री। क्या बोलते हैं भाई? पहला टाइप क्या है? प्योर सिंगल एंट्री। जल्दी से लिख लो भाई। पहली कहानी, प्योर सिंगल एंट्री। देखो, इसमें एक प्रॉब्लम आती है प्योर सिंगल एंट्री में। इसमें क्या करते हैं, हम खाली पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा ढक्कन वाली हरकतें कर रहे हो यार तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मान लो राम के साथ डीलिंग है, श्याम के साथ डीलिंग है, मोहन के साथ डीलिंग है, सीता के साथ डीलिंग है, तुम उसके अकाउंट बना रहे हो, बट तुम जो खर्चे कर रहे हो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तुम इनकम्स कर रहे हो, तुम उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बना रहे हो। बेटा समझ में आ रहा है प्योर कितना बड़ा गलत चीज है? प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें सिर्फ आप पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हो। अच्छा, इसमें कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, मतलब इवन जो आपके पास कैश और बैंक बैलेंस का कितना डेटा मालूम नहीं है आपको, आपके पास एसेट कितने, लायबिलिटी कितनी है, खर्चा कितना है, मालूम ही नहीं। क्यों? बिकॉज ये जो मेथड है, खाली पर्सनल अकाउंट ही तो मेंटेन कर रहा है। दिस मेथड इज मेंटेनिंग ओनली पर्सनल अकाउंट। अब जब तुम मेंटेन ही सिर्फ पर्सनल अकाउंट कर रहे हो, भाई साहब तुम ये सब चीजें कहां बना रहे हो? तुम बना ही नहीं रहे हो। सो प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आता है दोस्तों। ड्रॉबैक क्या है? तुम्हारे पास कोई भी प्रॉपर डेटा रिगार्डिंग कैश और बैंक बैलेंसेस, एसेट लायबिलिटी, इनकम, खर्चे अवेलेबल नहीं होता।
और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, दिस मेथड हैज नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इस मेथड को हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई भी नहीं करते। तो सारे बच्चे बड़ा इस चीज को दिमाग में डाल लो कि इस मेथड को हम लोग रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते, खाली थ्योरी के लिए इसको पढ़ लो कि प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो एक बार आखिरी बार बता रहा हूं, दोबारा सुन लो। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम वो होता है जो सिर्फ 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 और सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन करता है। वो क्या करता है भाई साहब? सिर्फ 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 और सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन करता है। वो अपना कैश बैंक बैलेंस कोई मेंटेन नहीं करेगा, एसेट लायबिलिटी कोई मेंटेन नहीं करेगा, इनकम एक्सपेंडिचर कोई मेंटेन नहीं करेगा, और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं है। भाई साहब पहला अकाउंट नोट हो गया आप लोग का? डन है? चलो बहुत अच्छी बात है, आगे सुने। फिर आता है टाइप नंबर 2, इसको कहते हैं सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है भाई? जो पर्सनल अकाउंट के साथ साथ एक छोटी सी कैश बुक बना लेता है। मतलब पर्सनल अकाउंट बन रहे, कैश बुक बन रही है, ठीक है। और जो प्रॉब्लम पता है क्या आती है? जो पोस्टिंग होती है ना, खाली कैश बुक टू पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट टू कैश बुक, बस यही होती है। मतलब जो तुम उसमें रियल है, जो तुमने नॉमिनल है, उसको पोस्टिंग नहीं करना। तो तुम देखोगे पहला पॉइंट, posting is made from the cash book into personal accounts only, that is not to real or nominal accounts. That's a major drawback. अब देखो, कल को आपको थोड़ा डिफरेंस क्लासिफाई करना हो, मेरी बात को भी सुन लेना। प्योर और सिंपल में फर्क क्या होता है? प्योर में हम सिर्फ पर्सनल मेंटेन कर रहे हैं, कैश बैंक बैलेंस भी मेंटेन नहीं कर रहे। सिंपल में हम क्या करते हैं? हम उसमें पर्सनल अकाउंट के साथ कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, और क्या नहीं कर रहे? रियल और नॉमिनल नहीं कर रहे। इज दैट क्लियर? तो उसमें हम क्या नहीं कर रहे हैं? हम उसमें रियल और नॉमिनल नहीं कर रहे। तो ये बात याद रखिएगा। इसमें एक और पंगा है, सुनिएगा। सिंपल के अंदर इसमें एसेट लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंडिचर, इसके रिलेटेड कोई भी अकाउंट हम मेंटेन नहीं, क्योंकि आपको पता बेटा एसेट लायबिलिटी के मैक्सिमम अकाउंट्स रियल होते हैं, सारे बच्चों को मालूम है ना। बैलेंस शीट में बचा मैक्सिमम जो एसेट जाते हैं वो सारे रियल अकाउंट ही होते हैं। फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड, बिल्डिंग, सारे रियल अकाउंट्स होते हैं। तो तुम एसेट लायबिलिटी का प्रॉपर अकाउंट बना नहीं रहे हो, नॉमिनल तुम बनाते नहीं हो। नॉमिनल नहीं बनाते तो इनकम एक्सपेंडिचर भी नहीं बनता। अच्छा मुझे बताओ, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? रियल, वेरी गुड। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? पर्सनल। सारे बच्चों को मालूम है ना? वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पर चाहिए होगा चीजें सारी, सॉरी। सो प्योर और सिंपल, ये दो चीजें हो गई। एक और इसका, पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूं। हो गया भाई नोट? चलिए, फिर इसमें एक और कहानी है दोस्तों, टाइप 3, जिसको बोलते हैं कॉसी सिंगल एंट्री सिस्टम। ये हमारा एक और टाइप है सिंगल एंट्री का, इसको हम बोलते हैं कॉसी सिंगल एंट्री सिस्टम। अब इसमें क्या कहानी है, अच्छे से मेरी बात समझ लो। इसमें दोस्तों देखो, आपका पर्सनल अकाउंट बनता है सर। इसमें कैश बुक बनेगी, बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। इसमें कुछ सब्सिडरी बुक्स भी बनती है, फॉर एग्जाम्पल परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा आपके कुछ बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल अकाउंट्स भी बनते हैं। तो बच्चे बड़ा इसमें याद रखेंगे, कॉसी सिंगल एंट्री के अंदर हम लोग पर्सनल अकाउंट्स और कैश बुक तो बनाते ही बनाते, ठीक है, इसमें कुछ सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन की जाती हैं। फॉर एग्जांपल सेल बुक हो गया, फॉर एग्जांपल परचेज बुक हो गया, फॉर एग्जांपल बिल रिसीवेबल हो गया, फॉर एग्जांपल बिल्स पेबल हो गया। हम ये किताबें भी मेंटेन करते हैं।
दोस्तों याद रखना बेटा, सेल, परचेज, बीआर, बीपी, ये सारे अकाउंट्स आपके मेंटेन किए जाते हैं कॉसी सिंगल एंट्री सिस्टम। जाने पक्का? चलो, अब इसमें क्या पंगा बेटा, इसमें क्या नहीं बनता, अब समझो कॉसी में क्या नहीं बनता। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई डिस्काउंट अलाउड है और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, उसको खाली पर्सनल अकाउंट पर रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में नहीं करते। क्या मतलब? आपको याद है कैश बुक में एक डिस्काउंट कॉलम बनता होता, याद है बच्चों ने सुना होगा कभी? कैश बुक में एक बनाते थे ना बेटा, डिस्काउंट कॉलम भी, कैश कॉलम, बैंक कॉलम बनता था कैश बुक के अंदर, डिस्काउंट कॉलम भी बनता था। यहाँ पर हम डिस्काउंट कॉलम नहीं बनाते। मतलब हम यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, हम कैश बुक जो बनाते हैं वो हमारी बनती है कैश और बैंक कॉलम ओनली। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आती है बच्चा, ज्यादातर हमें सम्स कॉसी के ही आते होते हैं। तो कॉसी में हम क्या करते हैं, हम डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड को पर्सनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, कैश बुक पे रिकॉर्ड नहीं करते, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद some memoranda information may be available towards other incomes and other expenses। अच्छा एक वर्ड आ रहा है, some memoranda information, what does it mean? कौन सा बच्चा बताएगा? लेट मी सी, कौन सा बच्चा मुझे इस लाइन का मीनिंग बता रहा है? मेमोरेंडा इंफॉर्मेशन क्या होता है भाई साहब? चलो यार, इतनी अकाउंटिंग अंग्रेजी तो आती होगी हम लोगों को, हम इंटरमीडिएट में आ गए हैं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो आनी चाहिए भाई। यस, सिंपल। आप लोग इतना क्या सोच रहे हो? मेमोरेंडा मतलब क्या होता है? सम एक्स्ट्रा, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। मतलब आपके पास क्या होता है, देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आती है कि आप इनकम्स और एक्सपेंसेस की डिटेल्स तो बनाते नहीं हो। आपने नोटिस करा, नॉमिनल अकाउंट हम कहीं नहीं बना रहे, नॉमिनल अकाउंट हम किसी भी टाइप में नहीं बना रहे, ना पहले वाले में, ना दूसरे में, ना तीसरे में। तो आपके पास क्या होता है, जो थोड़ी बहुत इनकम और एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन होती है ना, हम खाली बस वही मेंटेन करते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, सिर्फ थोड़ी बहुत एक्सपेंस और इनकम की इंफॉर्मेशन को ही मेंटेन किया जाता है। अच्छा, फिर इसमें कहानी क्या है बेटा कि दिस मेथड इज अडॉप्टेड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम। मतलब इस मेथड से ही हम डबल एंट्री सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि ये मेथड आप कह लो कॉसी सिंगल एंट्री, जैसा मैंने आपको बताया, मैक्सिमम जगह पे फॉलो किया जाता है। अब हम भी जब सम्स करेंगे, हम ज्यादातर कॉसी सिंगल एंट्री सिस्टम पे बेस करेंगे, राइट? जब हम भी प्रैक्टिकल करेंगे, हम ज्यादा किस में करेंगे? कॉसी पे। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़े से सब्सिडरी बुक्स के अकाउंट्स भी बनाएंगे, हम कैश बुक भी बनाएंगे, हम वहां पर सपोज कर लो अगर थोड़े बहुत फॉर एग्जांपल सपोज कर लो पर्सनल रियल अकाउंट्स भी हम फॉलो कर लेंगे। पर हम यहाँ पर ज्यादातर नॉमिनल अकाउंट को नहीं फॉलो करते, नॉमिनल की सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेकर उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, और याद रखना, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वैसे कि सिंगल एंट्री सिस्टम को हम कन्वर्ट करते हैं डबल एंट्री में। इसमें कन्वर्ट करते हैं डबल एंट्री में, और वो कैसे करते हैं, वो आपका कॉसी सिंगल एंट्री मेथड ही बेस फॉर्म करता है। मतलब कॉसी सिंगल एंट्री फॉर्म्स द बेस फॉर कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री। ओके गाइस, आई होप एब्सोल्युटली सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, अगर टाइप्स क्लियर है तो सारे बच्चे एक बार जो ऑनलाइन में हो दोस्त, टाइप्स टाइप्स फटाफट से टाइप्स अपने वहां पर मैसेज डाल दो, टाइप्स क्लियर है। ओके, टाइप्स क्लियर का बेटा मैसेज डाल दो सारे बच्चे। बेटा आप लोगों को यहाँ तक सारा टाइप्स वगैरह क्लियर है, सब नोट नोट कर लिए? चलो, टाइप्स क्लियर का बेटा मैसेज डाल दो। इफ एनीबडी हैज अ डाउट डू आस्क मी। चलो, दैट्स ग्रेट। टाइप्स अगर क्लियर हो गए भाई, तो अपने को अगली कहानी लेकर आनी है सिंगल एंट्री सिस्टम का। अब सारांश क्या है? सारांश मतलब इसकी समरी क्या है, पूरे चैप्टर की अब समरी मैं आपको बता रहा हूं। जो मैंने आपको टाइप्स वगैरह बताए हैं, इसकी समरी क्या है? पहली बात, नंबर 1 याद रखिएगा, पहला पॉइंट क्या बोलता है
कि आपने दोनों एस्पेक्ट सिर्फ कुछ ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कैश रिसीव करा डेटर से, आप कैश रिकॉर्ड कर लोगे, हो सकता आप डेटर को रिकॉर्ड ना करो, पॉसिबल है। बेटा बात समझ में आ रही है? हो सकता आप कैश रिकॉर्ड कर लोगे, डेटर को रिकॉर्ड ना करो, हो सकता आप डेटर रिकॉर्ड कर लोगे, कैश रिकॉर्ड ना करो, ये एक पॉइंट होता है। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम लोग सिर्फ एक एस्पेक्ट ही कुछ ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश सेल्स आपने करी है तो लोग कैश को रिकॉर्ड कर लेंगे, सेल्स को इग्नोर मार देते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है भाई, मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। ठीक, और कुछ कुछ का तो ऐसा सीन है भाई, कहते हैं नो एस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, मतलब कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसी होगी जिनका हम रिकॉर्डिंग ही नहीं करेंगे। जैसे आपको याद होगा, हम लोग करते थे ना, हम लोग जब वहां पर अकाउंट्स बनाते थे +1 में, या डाउटफुल डेब्ट्स की प्रोविजन बनाते हैं, सुना आप लोगों ने? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करते। आप मुझे एक बात बताओ, एक छोटा दुकानदार है, वो तो ज्यादातर काम ही कैश में करता है, उधार में करता नहीं है। अच्छा, कैश में करेगा, उधार में करेगा नहीं, उधार में करेगा नहीं तो फिर उल्टा अल्टीमेटली उसको बैड डेब्ट्स होने के चांस नहीं होंगे। बैड डेब्ट होने के चांस नहीं होंगे तो उसका दिमाग खराब है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बना के बैठा होगा, खुद सोचो। तो ये सब चीजों को हम लोग यहाँ पर इग्नोर मार देते थे सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री में क्या कहानी होती है, या तो बेटा हम लोग दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन को, कुछ को रिकॉर्ड करते हैं, कुछ को नहीं करते, या कई बार क्या होता है एक ही को रिकॉर्ड करते हैं, एक को इग्नोर कर देते हैं, या क्या होता है हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। राइट? तो ये थी हमारे पूरे चैप्टर की समरी ऑफ थ्योरी। तो सारे बच्चे याद रखना, इसमें कुछ क्वेश्चन आ रहा है किसी के मन में पूछने का, कोई सवाल उठ रहा हो? क्या मतलब भाई साहब, कोई सवाल से उठ रहा है बच्चे के मन में? बच्चे सवाल नहीं पूछ रहे, कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछिए। अच्छा, छोटे दुकानदार जो होते हैं वो उधार में काम करते हैं कि नहीं करते? मुझे एक बात बताओ। करते हैं भाई, बहुत सारे करते भी हैं। होता है यार बहुत सारा। सपोज कर लो, अगर आप कपड़ा मार्केट में चले जाओ तो कपड़ा मार्केट में सारा काम ही उधार का है। ठीक है, वहां तो कोई कैश में करता नहीं। अब मुझे बताओ, छोटा दुकानदार जो है तो कपड़ा मार्केट में काम कर रहा है, क्या वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाएगा? बताओ, बोलो भाई, क्या उसको अलाउड है, वो बना सकता है? प्रैक्टिकली बात करूं, नहीं बना सकता। बना लेगा तो सरकार उसके अकाउंट्स के अंदर उसको डिसअलाउ कर देती। मैं आपको रूल बताता हूँ, इसको आगे चल के पढ़ेंगे। आप लोग जब इनकम टैक्स पढ़ोगे ना बेटा इंटरमीडिएट में, आपको तब एक चैप्टर आएगा, उसको बोलते हैं प्रॉफिट गेन्स बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसमें बेटा आपको ये ज्ञान दिया जाता है, उसमें आपको ये सिखाया जाता है दोस्तों, कि जब तुम वहां पर अकाउंट्स बनाते हो ना, तो सिर्फ जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स है ना भाई, सिर्फ जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन मतलब जो कंपनी फाइनेंस कंपनीज होती हैं, बैंक्स या फाइनेंस कंपनीज जो पैसों में डील करती हैं, सिर्फ वही कंपनी, याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बना सकती। बाकी आमतौर पे किसी को भी अलाउड नहीं होता। ठीक है, और अगर तुमने बनाया भी होता है ना, तो इनकम टैक्स एक्ट उसको डिसअलाउ कर देता। ये हम पढ़ेंगे आगे चल के, धीरे धीरे हमारी नॉलेज और बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा इन सब चीजों का। अभी हम छोटी क्लास में क्या कर रहे थे, फाउंडेशन लेवल तक। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पर दिखा दो, हम तो ये सीखते आए ना। पर तुम्हें पता लगेगा जब तुम धीरे धीरे अकाउंट्स का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाते जाओगे, कि हर एक बंदा उसको नहीं शो कर सकता। इसलिए कहते हैं जो हम थ्योरी में अकाउंट्स पढ़ते हैं और जो हम प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, याद रखिएगा। तो अब जो आप लोग सीख रहे हो ना बेटा, ये सब आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। जो अब तक सीख कर आए हो वो क्यों सीखा? डिग्री लेने के लिए, ठीक है, पास होने के लिए। अब जो सीखोगे तुम एज इट इज प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते, चीजें याद रखिएगा। चलिए, अब सिंगल एंट्री के अंदर, थ्योरी के अंदर पूछता है इसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन तो बड़ा मैं तुम्हें इतनी देर से लिमिटेशन ही बता रहा हूँ, ठीक है, फिर भी अगर मान लो लिमिटेशंस पूछ ले तो पहला क्वेश्चन है बेटा, उसका कोई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो होता नहीं है। ठीक है ना? मुझे एक बात बताओ, जैसे हमारा होता था यार, बैलेंस शीट मैच कर गई तो हमारा सम सही है ना?
ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो हम सही है। सिंगल एंट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? तो यार तुम वो बैलेंस शीट तुम्हारी तब मैच करती थी जब तुम डबल एंट्री फॉलो करते थे। कहते हैं ना, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्विवेलेंट क्रेडिट। अब जब तुम्हारा सिंगल एंट्री होगा तो ये रूल तो चल नहीं रहा, तो तुम कैसे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को मैच करा रहे हो? क्या पॉसिबल है उस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को मैच कराना? नहीं पॉसिबल। दूसरी बात, क्या तुम्हें बिजनेस का एक्चुअल वर्थ पता लग रहा है? क्या तुम्हारा बिजनेस जो है एक्चुअल वर्थ पता लग रहा है? रवनीत इज आस्किंग सर व्हाई नॉमिनल अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन एनी टाइम। बेटा देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि नॉमिनल अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, नॉमिनल अकाउंट इज नॉट फॉलोड। व्हाई? बिकॉज इन द ओल्ड सिस्टम वी वर ओनली कंसर्न मोर अबाउट किससे पैसा लेना है, किस पैसा देना है एंड ऑल दैट। तो हम लोग इसलिए ज्यादातर बच्चा नॉमिनल को फॉलो नहीं करते थे। इज दैट क्लियर अवनीत? तो इसलिए तो कह रहा हूं बच्चा ये अकाउंट इनकम्प्लीट है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं आपको अकाउंट इनकम्प्लीट का फंडा क्यों बोल रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अकाउंट इज इनकम्प्लीट। अच्छा, एक तो भाई इसको हमारे सरकार, हमारे कानून, हमारे मोदी भैया इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। मोदी अंकल जानते हैं आप लोग बेटा सारे, ठीक है? सिंगल एंट्री सिस्टम को वो रिकॉग्नाइज नहीं करते। दूसरी बात, हमारा जो आईसीआई है कहता है मोनू एंड सोनू, इफ यू प्रिपेयरिंग अकाउंट्स विद सिंगल एंट्री यू आर नॉट अलाउड टू ऑडिट। ऑडिट समझते हो? अकाउंट्स की चेकिंग करना, सीए के साइन होते हैं, ठीक है? तो हम सिंगल एंट्री सिस्टम को ऑडिट भी नहीं करते। और दूसरा, सिंगल एंट्री है भाई साहब, फ्रॉड कैसे डिटेक्ट करोगे ये बताओ आप हमें। बताओ बच्चा, फ्रॉड डिटेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रॉड डिटेक्ट तब होता है जब अकाउंट्स आपस में मैच करेंगे, तभी तो पता लगेगा गलती है। जब गलती नहीं पता लगेगी, तुम्हें मिस्टेक ही नहीं पता लगेगी, तो फ्रॉड हो भी रहा तो कैसे डिटेक्ट कर लोगे, मुझे ये बताओ। पॉसिबल है? नहीं। तो 5 मेजर ड्रॉबैक्स है। क्या याद रखना बच्चा? एक्यूरेसी नहीं जज हो सकती, परफॉर्मेंस नहीं जज हो सकती है, लॉज को इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, ऑडिट पॉसिबल नहीं है, और याद रखना फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद रखना द वर्ड इज एप्लेफ। ये इसके आ गए ड्रॉबैक्स। थ्योरी लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका एप्लेफ। दैट मीन्स याद रखेंगे भाई, ए से अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, बी से परफॉर्मेंस, राइट, एल से लॉज रिकॉग्नाइज नहीं करते, ए से ऑडिट पॉसिबल नहीं है, और एफ से फ्रॉड भाई साहब डिफिकल्ट है उसको डिटेक्ट करना। बड़े सारी कहानी क्लियर, लिमिटेशंस की सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी। सर आप थ्योरीज की देखो, मैं हर चैप्टर की थ्योरी पे फोकस करूंगा, क्योंकि थ्योरी भी बेटा क्या होता है, जैसे मान लो 20 नंबर का क्वेश्चन आया, 5 नंबर की थ्योरी आ गई, 15 नंबर का प्रैक्टिकल आ गया, ऐसा भी पॉसिबल है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। आपको बताना है डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम का डिफरेंस क्या है। मैं बच्चों को रेकमेंड क्या करूंगा, 2 मिनट लिखना बंद कर दो, पहले इसको सुन लो, इसको सुन लो, मैं तुम्हें इसको लिखने का टाइम दे दूंगा। इसको एक बार सुन लो कि दोनों का आपस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये डिफरेंस जानना जरूरी है। देखो पहला डिफरेंस क्या है, डबल एंट्री तो बच्चा आपको पता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, assumptions होती हैं, प्रॉपर सारा कुछ फॉलो किया जाता है, बट इसमें कोई ऐसा प्रिंसिपल assumptions होती नहीं है। सिंगल एंट्री में कोई प्रिंसिपल assumptions नहीं है। डबल एंट्री में आप दुनिया भर के प्रिंसिपल assumption करते हो, गोइंग कंसर्न कर रहे हो, बिजनेस एंटिटी कर रहे हो, कंजर्वेटिज्म कर रहे हो। सिंगल एंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। डबल एंट्री में दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखना, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें सारे अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, नॉमिनल, रियल, पर्सनल। इसमें बेटा ज्यादातर हम कैश और पर्सनल पे ही फोकस करते हैं, नॉमिनल को रिकॉर्ड नहीं करते। इसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम डबल एंट्री में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सिंगल एंट्री में ऐसा नहीं करते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हम बना ही नहीं सकते। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का होना जरूरी है।
जब दोनों होगी नहीं तो तुम ट्रायल बैलेंस बनाओगे कहां से? सोचने वाली बात है ना भाई, दोनों होना जरूरी है। अच्छा, क्या तुम इसको प्रॉफिट लॉस को सही तरीके से डिटरमाइन कर सकते हो डबल एंट्री में? यस, क्योंकि डबल एंट्री में तुम बनाते हो ट्रेडिंग पीएल, तो ट्रेडिंग पीएल से तुम्हें सही प्रॉफिट का पता लगता है। सिंगल एंट्री में क्या तुम एक प्रॉफिट निकाल सकते हो? सिर्फ एस्टिमेटेड निकाल सकते हो। तुम प्रॉफिट्स का सिर्फ एक एस्टिमेट कर सकते हो। एग्जैक्ट प्रॉफिट्स अगर तुम बोलो कैलकुलेट कर लेंगे, नो बेटा, एग्जैक्ट प्रॉफिट्स नहीं, इट इज ओनली एस्टिमेटेड, ये बात याद रखिएगा। क्या इसमें हम ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं? यस, डबल एंट्री में कर सकते हैं, बैलेंस शीट बनती है। क्या हम इसमें कर सकते हैं? सिंगल एंट्री में नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना, सिंगल एंट्री सिस्टम इज फॉलोड बाय स्मॉल, छोटो छोटो दुकानदार, लाइक आईसीएम एग्जांपल लिख सकते हो बेटा। ठीक है, और याद रखिएगा, इट इज यूज्ड बाय ऑल ट्रेडर्स। डबल एंट्री बड़े लोग, जैसे सपोज स्टूडेंट्स, बड़े लोग, भगवान, अन्नदाता। ठीक है, याद रखना, ऑल ट्रेडर्स को यूज किया जाता है। क्या इसको रिकॉग्नाइज करती है सरकार? बिल्कुल करती है। क्या सिंगल एंट्री को रिकॉग्नाइज करती है? नहीं करती। तो भाई साहब, ये थ्योरी के 8 पॉइंट्स हैं, कभी 4-5 भी आ गए तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से बच्चे इसको नोट कर लें, और कोई तकलीफ है तो बता दो। वैसे तो मेरे ख्याल पॉइंट सिंपल ही है, कोई डिफिकल्ट पॉइंट्स तो है नहीं।
आई होप फ्रेंड्स सबने नोट कर लिया बेटा। 8 के 8 पॉइंट्स एक बार चेक कर लो भाई सारे। और बेटा ये हमारा लास्ट पॉइंट है, हमारा प्रैक्टिकल अब यहाँ से शुरू है। थ्योरी यहाँ पर खत्म हो जाती है और इसके बाद हम लोगों ने बेटा आ जाना है कि इसका प्रॉफिट्स कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, हम सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन को कैसे करेंगे और इसके मेथड्स क्या हैं। तो ये हमारा लास्ट थ्योरी टॉपिक है भाई। मूविंग ऑन टू प्रैक्टिकल्स इसके बाद। आई होप ये सारे 8 पॉइंट्स बेटा, अगर आप लोगों ने जो बच्चे ऑनलाइन में हो नोट कर लिया होगा, एक बार बता देना बच्चा नोटेड। जल्दी से एक मैसेज डाल देना बच्चा इफ यू हैव नोटेड। Students who have noted, please just put a message. चलिए डन। अब हम बात करते हैं बच्चा मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। हेडिंग लिखें, a very important practical part is going to start बेटा। मेथड्स क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम के? देखो भाई साहब, दो मेन मेथड्स हैं सिंगल एंट्री में, याद रखिएगा। एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन का दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, या इसको हम नेटवर्थ भी बोलते हैं। इसके ना डिफरेंट नेम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो याद रखना दोस्तों, कंपैरिजन कह सकते हो आप, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कह सकते हो, नेटवर्थ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह लो, कंपैरिजन कह लो, स्टेटमेंट कह लो, नेटवर्थ कह लो, एक ही बात है। दूसरा होता है कन्वर्जन मेथड। अगर मैं आपको थोड़ा बात करूं, दो मेथड ही हमारे सिलेबस में है। इसमें से अप्रोक्सीमेटली 30% वेटेज इस मेथड की है एग्जाम में आने की, और 70% चांस इस मेथड का है। मतलब सेकंड मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ सकते हो, ठीक है। तो 70% चांस बच्चा आपका सेकंड मेथड का है। तो सारे बच्चे इसके अकॉर्डिंगली अपना अपना फंडा देख लो भाई। कंपैरिजन मेथड हमारे पास ऑब्वियसली इजी है, कन्वर्जन मेथड भी इजी है। दोनों में से अगर हम बात करें, ज्यादा आने का चांसेस हमारा अप्रोक्सीमेटली भाई कन्वर्जन का। तो कन्वर्जन इज ऑलवेज 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 बेटर देन द कंपैरिजन, ठीक है। और हमारा एफर्ट, हमारा सारा जो मेहनत है वो हमारी कन्वर्जन पे लगने वाली है। कंपैरिजन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या नेटवर्थ मेथड पे हम ज्यादा मेहनत करेंगे, बट इतनी नहीं जितनी हम कन्वर्जन पे करेंगे। फाइन, ये हो गया डन। चलो अब दोस्तों हमारे पास फंडा क्या है पहला, कंपैरिजन मेथड क्या होता है, अच्छे से मेरे भाई समझ लेना सारे। कंपैरिजन मेथड के ऊपर फोकस करेंगे। कंपैरिजन मेथड को, इसको हम एसओए भी बोलते हैं, या हम लोग वहां पर कहते हैं नेटवर्थ मेथड। और देखो अभी मुद्दा क्या है, सिंगल एंट्री का। छोटा दुकानदार क्या करना चाहता है, वो भी अपना प्रॉफिट निकालना चाहता है कि नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, हमारा जब चैप्टर का ओवरव्यू लिया था, थर्ड पॉइंट क्या था, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं।
याद है बच्चों को, जब मैंने चैप्टर का ओवरव्यू दिया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक छोटा दुकानदार भी, आप सोचो उसका मुद्दा क्या है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो वो मेथड, ये मेथड बेसिकली क्या है, ये मेथड कुछ नहीं यार, प्रॉफिट कैलकुलेशन के मेथड है। ये मेथड बेसिकली क्या है, ये प्रॉफिट कैलकुलेशन के मेथड है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन मेथड के अंदर। हाँ, माना प्रॉफिट एक एक्यूरेट नहीं होता, प्रॉफिट अंदाजा ही होता है जैसे हमें पता है। बट बेटा अपने को पेपर में सम आएगा, हम थोड़ा एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पेपर में सम तो आएगा ना भाई प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए, तो अपने को तो आना चाहिए ना। तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कुछ स्टेप्स को फॉलो कर, और वो स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, समझो स्टेप नंबर 1 क्या होता है। पहला स्टेप होता है बेटा, आपने क्या बनाना है, ओपनिंग एसओए। अच्छा, एसओए का फुल फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये कौन होता है अभी बताऊंगा, चिंता मत करो, इसकी डिटेल में बताऊंगा। वैसे आपको हिंदी भाषा में बोल दो, बैलेंस शीट की छोटी बहन, समझ गए। बैलेंस शीट की छोटी बहन को एसओए बोलते हैं। बट बैलेंस शीट और एसओए में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या है, अभी आ रहा है बेटा सारा डिटेल में। आपने ओपनिंग एसओए बनाना है, आपने क्लोजिंग एसओए बनाना है। सर ओपनिंग एसओए क्यों बनाते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। क्लोजिंग एसओए क्यों बनाते हैं, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। एसओए और बैलेंस शीट में एक मेजर डिफरेंस होता है, बताऊं क्या, सुनना ध्यान से, सस्पेंस है। बैलेंस शीट दोनों तरफ से मैच करता है, एसओए कभी मैच नहीं करता। एसओए का फंडा क्या होता है, एसेट इधर दिखाओ, लायबिलिटी इधर दिखाओ। अगर मान लो एसेट ज्यादा, लायबिलिटी कम, तो डिफरेंस कहां डालते हैं, कैपिटल। अगर मान लो वाइस वर्सा सीन बना, वाइस वर्सा सीन बना मतलब लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, तो उसे क्या बोलते हैं, डेफिसिट कैपिटल। तो बेटा पहली बात तो याद रखो, दोनों बहनों का क्या पंगा है। बहनें मतलब बड़ी बहन बैलेंस शीट, छोटी बहन एसओए, याद रहेगा। बड़ी बहन बैलेंस शीट, छोटी बहन एसओए। बड़ी बहन शरीफ है, क्यों, मिल जाती है, मिलनसार है, सबसे मिलती है। एसओए क्या है, थोड़ी नकचड़ी है, लुच्ची है, मिलती नहीं है आपस में। बेटा याद रहेगा ऐसे, ये कहानी याद रखिएगा भाई। तो एसओए जो है, ये बातें बच्चा अपने दिमाग में डाल लो, एसओए ने आपस में मैच नहीं करना। एसओए आप वहां पर साल के दो फॉर्म में बनाते हो, एक होता है ओपनिंग, एक होता है क्लोजिंग। जो ओपनिंग होता है दोस्तों उसको अंदर हम निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल, और जो क्लोजिंग होता है उसके अंदर हम क्या निकाल रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल। इज दैट अनक्लियर, चलो जी, पहला स्टेप हो गया, हमने ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिया। उम्मीद करूंगा नोट भी कर लिया सबने। चलो दूसरी कहानी क्या है, आपने बनाना है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल कैसे बनाते हैं, ध्यान से मेरी बात समझ लीजिएगा। आपने पीएल बनाना है, क्यों, क्लोजिंग कैपिटल निकाला आपने। अच्छा क्लोजिंग कैपिटल कहां से निकाला, क्लोजिंग एसओए बनाया ना भाई, उससे क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। फिर उसमें ड्राइंग्स प्लस करी। सर ड्राइंग्स क्या होती है, ठहर जा, इस पे लगा दो 2 हैश। भाई बताता हूँ ड्राइंग्स क्या होती है। बच्चा बोलेगा सर हमें पता है ड्राइंग्स क्या होती है। अच्छा बच्चे बोलेंगे सर हम लोग इतना पढ़े लिखे हैं, हमें पता है ड्राइंग्स क्या होती है। नहीं बेटा तुम्हें नहीं पता, क्यों, ड्राइंग्स के अंदर भी बहुत सारा सामान है। ठीक है, तुम्हें बताऊंगा अभी नीचे ड्राइंग्स क्या होती है, नीचे नोट आ रहा है, वेट करो। एडिशनल कैपिटल को लेस करा, ओपनिंग कैपिटल लेस करा, और जो बैलेंस आता है तुम्हारा, अगर पॉजिटिव में आया तो बेटा प्रॉफिट है, नेगेटिव में आया तो तुम्हारा क्या है, लॉस। अब याद करो ये बचपन का फॉर्मूला नहीं है, याद करो बेटा ये बचपन का फॉर्मूला है। अगर आप याद करोगे तो फॉर्मूला क्या होता था, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स विल गिव मी क्लोजिंग कैपिटल। याद है, अभी फॉर्मूले को उल्टा करा हुआ है, अगर तुम ध्यान से देखो तो। अगर तुम याद करोगे तो बचपन के फॉर्मूले को रिवर्स मारा हुआ है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मैं फॉर्मूले को रिवर्स कर रहा हूं। रिवर्स क्या कर रहा हूं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, दैट विल गिव मी प्रॉफिट्स। अच्छा बच्चा बोलेगा सर ड्रॉइंग्स तो इजी पॉइंट है, आपने उसमें हैश क्यों लगाया।
बेटा मैं तुम्हें ड्राइंग्स में भी हैश लगवा रहा हूँ और मैं तुम्हें एडिशनल कैपिटल में भी हैश लगवा रहा हूँ। क्यों? ये पॉइंट इजी लगते हैं बट कई बार सम में इसको लेकर बड़ी परेशानी होती है। आदमी को पता नहीं लगता सम पढ़ के कि भाई क्वेश्चन में जो लिखा है क्या वो वाकई में ड्राइंग्स है, क्या क्वेश्चन में जो लिखा है क्या वो वाकई में एडिशनल कैपिटल है। तुम्हें स्टेटमेंट क्लियर नहीं करेगी। अब तुम बड़े हो गए हो मुन्ना, अपनी जजमेंट वहां पर लगानी पड़ती है। ठीक है, तो याद रखना प्रॉफिट दो स्टेप में आता है। मैं एक बार आपको दोबारा बता रहा हूं, कंपैरिजन मेथड में प्रॉफिट दो स्टेप में आता है। पहला स्टेप क्या है? तुमने एसओए बनाने, एसओए तुमने दो बनाने, याद रखना हमेशा दो। कौन से? एक क्लोजिंग एक ओपनिंग। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग एसओए से निकल आएगी, ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग एसओ से निकल आएगी। फिर तुमने सेकंड स्टेप क्या करना है? तुमने पीएल स्टेटमेंट बनानी है। पीएल स्टेटमेंट के अंदर क्या तुमने फॉर्मूला फॉलो करना है। तुम्हारा आंसर अगर नेगेटिव में आया तो वो क्या है? लॉस है। पॉजिटिव में आया तो तुम्हारा क्या है? प्रॉफिट। बहुत सही बहुत सही। चलिए अब पहली बार कहानी सुनते हैं सर ड्राइंग्स क्या है। ठीक है, समझे? मैं आपको अभी इस पे लेकर आता हूँ एसओए और बैलेंस शीट का डिफरेंस, ये बताता हूँ बाद में। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा बिजनेस एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स क्या है। 2 मिनट जरा नोट मत करना, नोट करने का तो मैं टाइम दूंगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है, मैं चाहता हूँ तुम सारे ना फोकस करके समझो। मेरे 2 मिनट जरा मोहब्बत से सुनो कि भाई साहब बिजनेस एक्सपेंस और ड्राइंग्स का डिफरेंस क्या है। आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हूँ। It has been already stated that often the distinction is not made between business expense and drawings। मतलब क्वेश्चन में आपको दिक्कत क्या आएगी कि कई बार आपको पता नहीं चलेगा कि बिजनेस एक्सपेंस क्या है और ड्राइंग्स क्या है। ठीक है, while completing accounts from incomplete records it is necessary to scan the business transactions carefully to identify the existence of drawings। तो ये मैं तुम्हें जानबूझ के लिखवा रहा हूँ कि भाई साहब जब तुम क्वेश्चन कर रहे होगे ना तो थोड़ा पढ़ लेना ध्यान से क्वेश्चन को, क्योंकि कई बार अगर मान लो बिजनेस एक्सपेंस हुआ और तुमने उसको ड्राइंग्स ले लिया तो तुम्हारा आंसर गलत। मेरी बात समझ में आ रही तो मैं क्या कह रहा हूं? और अगर वो ड्राइंग्स हुई और तुमने उसको बिजनेस एक्सपेंस ले लिया तो भी तुम्हारा आंसर गलत, क्योंकि ड्राइंग्स को प्लस करना है, बिजनेस एक्सपेंस को माइनस करना होता है प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, कल को आगे तुम्हें आगे चल के बताऊंगा कि बिजनेस एक्सपेंस आएगा तो बिजनेस एक्सपेंस को उल्टा हम लोग क्या करते हैं? उल्टा लेस करते हैं, तो सारा उल्टा उल्टा गेम हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं, बड़े केयरफुली मेरी बात को नोटिस करो। जब तुम सम्स करोगे दोस्तों तो बिजनेस एक्सपेंस और ड्राइंग्स को क्लासिफाई करना अत्यंत जरूरी है। ठीक है, याद रखो। समझ में आ गई बच्चा बात? ठीक है, सिंपल सी भाषा में बात करते हैं। ड्राइंग्स क्या होता है? पर्सनल खर्चे। ड्राइंग्स हो गया घर वाली। बिजनेस एक्सपेंस क्या होते हैं? बाहर के खर्चे, वो होगी बाहर वाली। तो घर वाली और बाहर वाली को आपस में मिलाना नहीं है, कलेश पै जाएगा। बेटा लड़के सुन रहे हैं, आगे के लिए याद रखना। ठीक है, तो सारे लड़के फोकस करके देखो, मेरा सब कितने खुश हो रहे हैं इस बात को सुन के। कहता सर ने आज बहुत अच्छा ज्ञान दिया। तो आज सर का ज्ञान क्या बेटा? घर लेके जाना। क्या? ड्राइंग्स क्या बच्चा? बोलो, घर वाली। और बिजनेस एक्सपेंस क्या है? दोनों को मिलाना आपस में नहीं मिलाना, स्यापा पै जाना है। हाँ, कलेश पै जाना है, याद रखना। तो इसलिए बड़ा आपको ड्राइंग्स पहले बताना पड़ेगा कि ड्राइंग्स है क्या। चलो अब समझो बेटा ड्राइंग्स है क्या। तो सारे बच्चे बड़ा अच्छे से ड्राइंग्स को समझो। कहते हैं रेट ऑफ प्रेमिसेस, सॉरी रेंट ऑफ प्रेमिसेस कॉमनली यूज फॉर रेजिडेंशियल एज वेल एज बिजनेस पर्पसेस। अब होता क्या है, कई बार क्या होता है, तुम्हारा एक घर है, मेरी बात को समझना, ये पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे बाद में, नोट करने का टाइम दूंगा, 2 मिनट समझ लो। अब अगर मान लो तुम्हारा एक घर है फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हारा घर है, तुम घर के एक हिस्से को तुम अपना ऑफिस बना के बैठे हो और एक हिस्से में तुम रह रहे हो और उस घर का किराया लग रहा है तुम्हें उस घर का किराया पड़ता है। सपोज कर लो घर के अंदर 2 फ्लोर है। अब तुमने एक फ्लोर पे दुकान खोली हुई है अपनी और एक फ्लोर पे तुम्हारा रेजिडेंस है। तो तुम जो घर का किराया है उसको डिस्टिंग्विश करोगे। जो तुम्हारा पर्सनल वाला एरिया होगा घर का, वो तुम्हारा क्या होगा? ड्राइंग्स। सपोज कर लो क्वेश्चन में लिखा है कि घर का 60% एरिया हम पर्सनल रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो वी हैव टू क्लासिफाई दैट। तो 60% ये रेंट का हम वहां पर क्या करेंगे? हम वहां पर ड्राइंग्स लिखेंगे। दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, दूसरा पॉइंट, इसी तरीके से कई बार आपके बिजली के बिल और टेलीफोन के बिल कॉमन हो जाते हैं, होते हैं ना भाई, तो तुम उसको भी क्लासिफाई जरूर करना सम्स करते वक्त। फिर
कई बार क्या होता है दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है प्रोप्राइटर पार्टनर्स का, जो बिजनेस से पे किया जाता है। आपको पता है बेटा, जहां पर अगर वर्ड होता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मतलब होता है खर्चा, बिजनेस का खर्चा, बट वर्ड आता है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ जैसे ही वर्ड आता है बेटा, वो क्या होता है, वो पर्सनल खर्चा बन जाता है। अरे बच्चे समझ रहे हैं? ठीक है। फिर हाउस होल्ड एक्सपेंस जो है, वो हमेशा क्या होता है बेटा, जिसके साथ भी हाउस होल्ड लिखा हो वो क्या है, वो ड्रॉइंग्स। राइट, तो ये सब बातें याद रखनी है। अच्छा, फिर अगर सपोज कर लीजिए तुमने कोई प्राइवेट लोन अपने किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को दिया, बिजनेस से पैसा निकाला और फ्रेंड और रिलेटिव को तुम प्राइवेट लोन दे रहे हो, भाई साहब ये तुम्हारा क्या लोन एडवांस्ड है? नहीं, ये ड्राइंग्स है। क्योंकि तुम्हारे अपने प्राइवेट फ्रेंड्स को, अपने प्राइवेट रिलेटिव्स को तुम वहां पर लोन दे रहे हो, ये तुम्हारा पैसा ड्रॉ किया माना जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। पर्सनल गिफ्ट्स मेड टू एनी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आउट ऑफ बिजनेस कैश। अगर मान लो भाई, फॉर एग्जांपल किसी को भी तुम गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, ये सब क्या है बेटा? ड्राइंग्स। गुड्स और सर्विसेज टेकन फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ये तो ड्राइंग्स होती है, सारे बच्चों को पता ही है। ठीक है। अब इसी तरीके से कैश विड्रॉल टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स है। अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स डायरेक्टली यूज फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस, मतलब फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी डेटर से पैसा लेना है, ठीक है, तुमने डेटर से पैसा नहीं लेकर उससे कोई पर्सनल फेवर ले लिया। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा डेटर जो है ना, मान लो वो डॉक्टर भी है, तुम्हारी बेटी बीमार पड़ी, तुम उसको ले गए। अब तुमने उससे बंदे से पैसे भी को बिजनेस के लेने होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो तुमने उसको बोला आप एक काम करो डॉक्टर साहब, जो मेरे को आपको फीस देनी है, आपने मेरी बेटी का इलाज करा है, उसमें एडजस्ट कर लो। लोग करते हैं ना ऐसे। तो ये तुमने क्या करा, तुमने डेटर का पैसे को डायरेक्टली पर्सनल कामों में लगा दिया। तो वो भी क्या है? ड्राइंग्स है, इसको भूलना नहीं। तो बोलता है आपके पास होता क्या है कि जब आप बिजनेस को आप करते हो ना, तो एक कैश ट्रांजैक्शन, बिजनेस के रिसोर्सेस और सारे के सारे नेचर ऑफ ड्राइंग्स को कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में घुमा फिरा के लैंग्वेज लिखी होगी, आपको वहां पर जजमेंट अपनी सही रखनी पड़ेगी। कई बार तो हम लोग को नीचे नोट लिखकर assumption देनी पड़ती है, assuming this खर्चा टू बी ड्राइंग्स। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, ड्राइंग्स का फंडा जो है अपने को क्लियर करना पड़ेगा पेपर। ठीक है। अच्छा, पहले आप ड्राइंग्स नोट करो, फिर हम एडिशनल कैपिटल पे आते हैं। सारे बच्चे पहले ड्राइंग्स नोट कर लो भाई, फिर हम आते हैं एडिशनल कैपिटल पे। तो पहले आप ड्राइंग्स नोट करें एंड देन वी मूव ऑन टू एडिशनल कैपिटल। सारे बच्चे फटाफट से नोट कर लो बेटा ड्राइंग्स। और बच्चा जो ऑनलाइन में हो ना, अगर तुम्हें ड्राइंग्स क्लियर हो जाएगा तो आपने खाली एक नोट वहां डाल देना है, ड्राइंग्स विद अ स्माइल, याद रखो, या घर वाली के साथ स्माइल, घर वाली के साथ स्माइल, ऐसे कर लो।
आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर यहाँ तक। ठीक है, हम लोग अब आ जाते हैं इसके अंदर कि जो एडिशनल कैपिटल वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एडिशनल कैपिटल। चलो, ये हो गया, नोट हो गया सबका। सुनो बेटा, कहानी है बड़ा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट बाय प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स। अब ये क्या होता है भाई, जो प्रोप्राइटर्स या पार्टनर्स हैं, सपोज जैसे हम कहते हैं भाई, like drawings often fresh investments made by proprietor partners are not readily identifiable। मुश्किल आती, ड्राइंग्स की तरह ही जैसे सपोज कर लो कई बार आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल आएगी, सो इट बिकम्स नेसेसरी टू स्कैन द बिजनेस ट्रांजैक्शंस केयरफुली। अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट कैश इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट में टेक द फॉलोइंग शेप। एक तो सीधा सीधा लिखा होगा क्वेश्चन में, भाई साहब ये एडिशनल कैपिटल है, बात खत्म। बट एडिशनल कैपिटल कई बार आपको दूसरे तरीके से भी दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा होगा, मनी कलेक्टेड एंड पुट इन द बिजनेस ऑन मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ प्रोप्राइटर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं ओनर हूं बिजनेस का, मेरे LIC के पैसे हैं, LIC मेरा पर्सनल पैसा है, तो पैसा LIC की मेच्योरिटी पे आ रहा है, वो मेरा पहला पर्सनल पैसा है। उस पर्सनल पैसे को अगर मैं बिजनेस में ले आता हूं तो वो क्या है, एडिशनल कैपिटल। एवरीबडी इज क्लियर बेटा। तो ये चीजें जाननी आपके लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट डिविडेंड आउट ऑफ पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स पुट इनटू द बिजनेस। मतलब मेरा पर्सनल, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करा, जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट डाला हुआ है या मैंने कोई बैंक में FD कराई हुई है मेरे पर्सनल पैसों की, उसका कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड आता है, मैं उसको उठाकर अपने बिजनेस में डाल देता हूं, तो वो मेरा क्या हो जाता है, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, इनकम फ्रॉम नॉन बिजनेस प्रॉपर्टी कलेक्टेड एंड पुट इन द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, एक मेरी ऐसी बिल्डिंग है जो मेरी बिजनेस की बिल्डिंग नहीं है, मेरी कोई पर्सनल, मेरे पास सेविंग्स थी, मैंने उससे एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, उस प्रॉपर्टी को मैंने किराए पे दिया हुआ है, और उस किराए से मुझे जो इनकम आ रही है मैं उस इनकम को भी बिजनेस में डाल रहा हूँ, तो वो भी मेरे लिए बेसिकली क्या हो गया बच्चा, एडिशनल कैपिटल। थोड़ा लैंग्वेज को उस टाइम पे आपको थोड़ा जज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना, अगर आप इन आइटम्स के अंदर गलती करोगे, इनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं करोगे, मैंने साफ साफ लिख दिया है, तो आपकी बिजनेस इनकम जो है आपकी गलत आएगी और आपका प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपका नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन। तो ये चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो बच्चे याद रखना, दो चीजों का पंगा पड़ता है, एक होता है ड्राइंग्स और एक होता है एडिशनल कैपिटल। तो इस मेथड में आपको ये दो चीजें ही दुख देंगी। ठीक है, तो बच्चे फटाफट से इसको नोट करें, ताकि आपका दुख जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। आई होप ये चीजें पढ़ने के बाद आपका दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्या ड्राइंग्स हैं, क्या हमारा लाइक एडिशनल कैपिटल है, ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। जल्दी से नोट कर ले बेटा इसको।
डन भाई? नेक्स्ट स्लाइड करूं? चलिए भाई, बस ये लास्ट पॉइंट का मुद्दा यही है बेटा। और अब ये करने के बाद हम लोग सम्स करेंगे, बट सम्स करने के पहले एक आखिरी पॉइंट आज समझ लो। और आप लोगों ने क्या करना बेटा, आखिरी पॉइंट समझने के बाद सारा कुछ घर से पढ़कर आना है, ताकि कल हम सीधा जंप करेंगे क्वेश्चंस पे। याद रखना, तो वी विल बी जंपिंग टू द क्वेश्चंस टुमारो। सीधा कल क्वेश्चन शुरू, क्योंकि मैंने आपको पहला लेक्चर जो था वो सारा सिंगल एंट्री का कंसेप्चुअल लेक्चर और कंपैरिजन मेथड के बारे में बता दिया, राइट। अभी एक आखिरी पॉइंट करेंगे। आपको याद होगा दो बहनें, पहली बहन कौन सी थी, बड़ी वाली, बैलेंस शीट। दूसरी कौन सी थी, एसओए। मैंने बोला उसका डिफरेंस बताऊंगा। तो बच्चों को ना दोनों का डिफरेंस जानना जरूरी है, थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए। उसका हमारे को डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ना बैलेंस शीट और एसओए को लेकर बड़ा कंफ्यूजिंग सा रहते हैं कि भाई ये सब दोनों चीजें एक्चुअली है क्या। तो इन चीजों को क्लैरिफाई करने जा रहा हूं दोस्तों, एसओए और बैलेंस शीट का डिफरेंस, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। एंड देन वी मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस टुमारो डायरेक्टली। चलिए ये हटाओ, कोई नोट तो नहीं कर रहा भाई? चलो डन हो गया। अब आप एक काम करें, फटाफट से सारे बच्चे आ जाओ भाई साहब, छोटी बहन बड़ी बहन, सीता और गीता, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, छोटी बहन बड़ी बहन, दैट मींस सीता गीता, दैट मींस एसओए और बैलेंस शीट का डिफरेंस। 2 मिनट सुन लें, फिर आपको नोट करने का भरपूर समय मिलेगा। पहला पॉइंट क्या कहता है डिफरेंस का, देखो आप प्रॉपर जब वहां पर लेजर अकाउंट्स बनाते हो, मैं पहले बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा। आप जब लेजर अकाउंट्स बनाते हो, लेजर से आपका प्रॉपर ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनल अकाउंट्स बनता है। तो लेजर अकाउंट बैलेंस शीट का बेस होता है, राइट, है ना। लेजर अकाउंट बैलेंस शीट का बेस होता है। बट याद रखना, ये सारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर जितनी भी चीजें बनती हैं लेजर अकाउंट से तो बनती हैं, बट हम लोग कई बार लेजर तो ढंग से बनाते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अंदाजा, क्या मारते हैं, तुक्का। तुक्के को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्टिमेट्स। तो एस्टिमेट्स के बेस पे एसओए सारा बनता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, याद रखना, इसमें कभी भी कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आती, बिकॉज कैपिटल कहां से लिया जाता है, लेजर से। और मैंने क्या बोला, एसओए कभी आपस में मैच नहीं करेगा, हमेशा बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, कैपिटल, ठीक है। याद रखना तीसरा पॉइंट, अगर तुम एसेट और लायबिलिटी यहां पर ओमिशन कभी करते ही नहीं। ओमिशन मतलब एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे तभी तो बैलेंस शीट मैच करेगी। बट यहां पर याद रखना, कल को कोई एसेट लायबिलिटी आपका छूट भी गया ना बैलेंस शीट में, तभी पता लग जाता है। क्यों, मान लो तुमने कोई बाय चांस एंट्री नहीं डाली या छूट गई, तो मैच नहीं कर रही, तुम्हें पता लग जाता है। बट यहां पर पता लगेगा नहीं, तुम बोलोगे कोई बात नहीं, आन दे कैपिटल आन दे, तो आप क्या करोगे, और उसको उठाकर क्या करोगे, कैपिटल रिकॉर्ड करते जाओ, क्योंकि वो आपस में मैच तो करना नहीं होता, तुम्हें पता होता है। तो तुम एसेट लायबिलिटी का कल को कोई ओमिशन कर भी दोगे, क्या तुम उसको ट्रेस कर पाओगे, नहीं कर पाते। एसओई का बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। ये तुम्हारी सच्चाई की जीत है, ये तुम्हारा झूठ है। झूठ है मतलब सिर्फ एक एस्टिमेटेड फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा, एग्जैक्ट नहीं बताएगा। बेटा समझ में आ गया सीता गीता का डिफरेंस, छोटी बहन बड़ी बहन। सारे बच्चे बेटा फटाफट से इसको नोट कर लो, एसओए और बैलेंस शीट का डिफरेंस। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। और आप लोगों ने ऑब्वियसली घर जाके जो इतनी मेहनत से नोट्स बनाए हैं, इसको आपने पेज को फाड़ देना है और उसके बाद उसको जला देना है। पढ़ना नहीं बस खाली, बाकी सब कुछ करना, ठीक है। क्योंकि ये नोट्स एकदम बेकार हैं, आपके किसी काम नहीं आने वाले हैं, याद रखिएगा। और घर पे सिर्फ आपने आराम करना है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी। बिना पढ़े ही हम सीए इंटरमीडिएट क्लियर करें। कोई डकनो समझ गए सारे? कृपया ऐसी कही गई बातों पे वास्तविक ध्यान ना दें, ठीक है, और इसको नोट करें। और बच्चे उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, ताकि आपकी थोड़ी देर के बाद कॉस्टिंग की क्लास शुरू हो जाएगी, राइट। बच्चे ब्रेक ले लें, एग्जैक्टली 2:15 आपकी कॉस्टिंग की क्लास स्टार्ट होगी।